नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन में हम लोगों ने जितने भी मेंसुरेशन में जो भी फिगर पाए जाते हैं, जैसे 3D इमेज जो भी पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम बात करें गोले की, हम बात करें घन की या घनाभ की, हम बात करें बेलन की, हम बात करें शंकु की, इन सभी आकृतियों के बारे में या इन सभी त्रिविमीय संरचनाओं के बारे में हम लोगों ने उनकी आयतन क्या होते हैं, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं, उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं, उनका आधार कैसा होता है, क्या कैसा होता है, उन सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। या सभी प्रकार के जो भी आकृतियाँ पाई जाती हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने फार्मूलों के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, जितने भी प्रकार के फार्मूले होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमको अपना चैप्टर स्टार्ट करना है और NCERT के सिलेबस के अनुसार हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे 13। ठीक है, 13.1, जिसमें घन या घनाभ या फिर बेलन या शंकु जिसके भी बारे में दिया हो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोग डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए। पिछला वीडियो अगर आप देख लोगे तो वहाँ से आपको टोटल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ क्या फार्मूला आपको लगना है, किस प्रकार के फार्मूले का यूज किस में किया जाना है, कहाँ कैसा यूज होना है। ठीक है, इस सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। एक ठोस बनाया जाता है। एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, अगर केवल और केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा तो हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समझेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि दो घन हैं जिनका आयतन दिया गया है। ठीक है, घन का आयतन क्या दिया गया है, घन का आयतन आपको प्राप्त है क्या, 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये आपको प्राप्त है। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। पिछले क्लास में हम लिखवा चुके हैं, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब अर्थात भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। ठीक है, या फिर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई भी कर सकते हो। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। बराबर क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम दोनों पक्षों का घनमूल ले लें, दोनों पक्षों का हम क्या ले लें, घनमूल। अगर दोनों पक्षों का हम घनमूल लेंगे, देखिए जैसे हम वर्गमूल लेते थे, ए स्क्वायर का वर्गमूल लेते थे, स्क्वायर कैंसिल हो जाता था। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लेते थे, स्क्वायर कैंसिल हो जाता था। 4 के स्क्वायर का वर्गमूल लेते थे, स्क्वायर कैंसिल हो जाता था। उसी तरीके से घनमूल होता है। घनमूल में 3 कैंसिल होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 4 का क्यूब लिखा हुआ है, इसका घनमूल लेंगे तो क्यूब क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्यूब कैंसिल होगा, ए हो जाएगा। और अब की बार देखिए, वर्गमूल में हम लोग 2-2 का जोड़ा बनाते थे और घनमूल में कितने कितने का, 3-3 का। जैसे 32 दूना 64, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। 3-3 का जोड़ा बनाएंगे, कितने जोड़े बने आपके पास, 2, अर्थात 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, घनमूल लेंगे तो क्यूब हट जाएगा। अब देखिए भुजा इसकी कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। लेकिन ये कह रहे हैं दो घनाभों को जोड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि घनाभ के दो घनों को जोड़ रहे हैं। घन के आगे का भाग आपको दिखाई दे रहा है, पीछे का भाग नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, ठोस है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया गया है। इन दोनों को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। एक बात बताओ, इन दोनों को जोड़ना, मान लीजिए कि 2 माचिस के डिबियों को जोड़ते हो तो क्या उनकी चौड़ाई में फर्क आएगा, नहीं, उनकी चौड़ाई
जो थी वही रहेगी। क्या उनकी ऊंचाई में फर्क आएगा? नहीं, जो रहा होगा वही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये रहा हो, ठीक है, ऐसे रहा हो आपके पास घन, ठीक है, ऐसे मान लीजिए है, ठीक। अब यहाँ देखिए, क्या इनकी ऊंचाई में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। क्या इनकी चौड़ाई में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। लेकिन इनकी लंबाई लंबाई बढ़ जाएगी। लंबाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। भाई ये घन था, ये क्या था? घन था। और घन की भुजा कितनी आई है? 4। घन की भुजा कितनी आई है? 4। अर्थात इसकी ऊंचाई भी 4 होगी, इसकी चौड़ाई भी 4 होगी, और इसकी लंबाई भी क्या होगी? 4 होगी। लेकिन अगले की भी तो लंबाई जुड़ेगी। अगले की चौड़ाई और ऊंचाई तो बराबर है, चौड़ाई ऊंचाई इसी के बराबर है, लेकिन लंबाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब ये दोनों मिलकर एक घनाभ बना रहे। देखिए, घन और घनाभ में अंतर ये होता है कि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण बराबर होते हैं, और घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? तीनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अगर इस घनाभ की बात करें, अगर इस घनाभ की बात करें तो इसमें लंबाई बराबर कितना दिया गया है? 4 और 4 कितना हो गया? 8। चौड़ाई अर्थात वृत्त बराबर कितना आ गया आपके पास? 4। और अगर हम ऊंचाई, हाइट की बात करें तो कितने आ गए आपके पास? 4, ठीक है, ये आपको मिल गया। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात अगर आपके प्रश्न में कहता है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समझा जाएगा, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पिछले ही चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, या पिछले ही क्लास में हम लोग जितने भी फार्मूले थे सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। 2 और उसके बाद फिर LB, BH और HL, ठीक है, ये होता है 2 LB अर्थात लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ। लंबाई कितनी है? 8, गुणे में चौड़ाई कितनी है? 4, प्लस B इंटू L अर्थात चौड़ाई इंटू लंबाई या फिर लेंथ। चौड़ाई कितनी है? एक मिनट, LB, BH और HL। चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई क्या आपके पास? 4, और ऊंचाई भी क्या है? 4। चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा हो जाएगा, प्लस ऊंचाई और लंबाई, हाइट एंड लेंथ। हाइट क्या है? 4, और लेंथ क्या है आपके पास? 8 है। इन सभी को अगर हम जोड़ दें, इन सभी को अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32, ठीक है। तो ये 8 चौक 32, 4 चौक 16, फिर 8 चौक 32, 32 और 32 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 64, और 64 और 16 जोड़ देंगे कितना होगा? 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 का गुणा 2 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 160 सेंटीमीटर। हम यहाँ स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही होता है। हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है, ठीक। अर्थात इस प्रकार जो ठोस बनेगा, ठोस एक घनाभ के रूप में होगा, और इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा प्रश्न है, इसी से रिलेटेड प्रश्न वो भी होगा, थोड़ा सा बस केवल फिगर में चेंजिंग किया होगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक। जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। जिसके ऊपर जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब उसी पर रखा गया है, ठीक। अध्यारोपित का मतलब, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई और इस बर्तन की कुल ऊंचाई और इस बर्तन की कुल ऊंचाई
13 सेंटीमीटर है। ठीक, फिर कह रहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न क्या है आपको कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार है, अर्धगोला कुछ ऐसा, ठीक। फिर कह रहा है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, बेलन जिसका आकार ऐसा होता है, ठीक। ठीक, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। उसके बाद फिर कह रहा है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होगा? 7 हो जाएगा, चाहे वो बेलन का पूछो कहो और चाहे आप इसका अर्धगोले का कहो, ठीक। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 13। अब एक चीज ध्यान से देखिए, जो अर्धगोला बनेगा उस अर्धगोले की भी त्रिज्या, व्यास कितना है? 14। व्यास कितना है आपके पास? 14 है। ये व्यास पूरा कितना है? 14 है सेंटीमीटर। लेकिन त्रिज्या की बात करेंगे तो जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है। तो व्यास का अगर हम आधा कर देंगे, 14 का आधा कर देंगे तो क्या होगा? 7। ये जो आपका नीचे अर्धगोला बना हुआ है इसकी त्रिज्या 7 है, अर्थात इसकी ऊंचाई भी क्या होगी? 7 होगी, क्योंकि त्रिज्या हर जगह समान होती है। ये अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र से भाई 7 अगर सेंटीमीटर इधर है तो 7 सेंटीमीटर इधर भी होगा। अर्थात अगर हम इस अर्धगोले की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 7। पूरी ऊंचाई आपके पास कितनी है? 13। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 6। बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 6, ठीक है। अब आपको निकालना है, ठीक है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताओ, अर्धगोला है, इसके अंदर वाला भाग पेंट करना है, यही आंतरिक पृष्ठ हो जाएगा। अगर बेलन की बात करें तो इसका आंतरिक पृष्ठ क्या होगा? ये वाला होगा ना, अर्थात जो वक्र वाला होगा, जो वक्र वाला होगा यही तो होगा, क्योंकि ऊपर से खुला है नीचे से भी खुला है, अर्थात केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जा रही है। बेलन के भाई अगर इसको पेंट करना हो या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, अगर एक अर्धगोले पर रखा हुआ ये खोखला है, ये कैसा है? खोखला है। अब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका अगर निकालना है हमको तो क्या करना होगा? अब बेलन कैसा है? मान लीजिए कि आपके पास ये बेलन तो बना हुआ है लेकिन ऊपर से भी और नीचे से भी खुला है, तो बचा क्या? केवल किनारे किनारे का बचा ना। किनारे किनारे अर्थात ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। अर्थात क्या करें हम लोग, अगर हम कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, अगर हमको कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमको निकालना हो, कुल आंतरिक पृष्ठीय, आंतरिक मतलब केवल अंदर का, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो ये खोखला है बेलन, अर्थात बेलन का किनारे किनारे का हो जाएगा, अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए चाहे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस आपका हो जाएगा गोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब किनारे किनारे वाला अंदर से, ठीक है, और अर्धगोले का मतलब ये वाला भाग अंदर से, ठीक है। इतना अगर हम पूरा लेते तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता, अर्थात ऊपर वाला भी अगर हम लेते तो ऊपर वाला तो खाली है ना, तो ऊपर कैसे हम, इसका तो आंतरिक पृष्ठ हो ही नहीं सकता ये अगर खाली है तो जैसे मान लीजिए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr²। पीछे की क्लास में बता चुका हूँ सभी फार्मूले, 2πr/h और 2πr²। अब अगर देखिए यहाँ बेलन की बात करें तो बेलन की ऊंचाई हमको कितनी मिल गई है? 6, अर्थात ये क्या है? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई आपको, बेलन की ऊंचाई, और ये क्या है? चाहे बेलन कहो या फिर अर्धगोला कहो, अर्धगोले की क्या है? त्रिज्या है। ये जो 7 है, चाहे बेलन कहो चाहे अर्धगोला कहो, दोनों की क्या है? त्रिज्या है।
6 क्या है बेलन की ऊंचाई है, 6 क्या है बेलन की ऊंचाई है। अगर आगे इसको हम सॉल्व करें, अब यहाँ एक चीज़ देखिए, 2 कॉमन हो सकता है, पाई कॉमन हो सकता है, आर कॉमन हो सकता है, यहाँ क्या बचेगा h प्लस 2 कॉमन हो गया, पाई कॉमन हो गया, एक आर कॉमन हो गया, एक आर बचेगा। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या आपके पास है 22/7 होती है, आर की वैल्यू कितनी दी गई त्रिज्या अर्थात 7 दिया गया है, ब्रैकेट में h प्लस आर, h ऊंचाई किसकी है बेलन की 6, आर कितना है आपके पास त्रिज्या अर्थात क्या है 7। आगे सॉल्व करें तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना 44 और 7 6 क्या हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 44 और गुणे में क्या हो जाएगा 13। देखिए इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में कोई चीज़ नहीं, फिर भी क्या हो रहा है गुणा, 44 और 13 का गुणा कर देंगे, 13 चौके 52 के 2 हासिल 5 हो जाएगा, फिर 13 चौके 52 और 5 57, ठीक है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात बेलन और अर्धगोला दोनों को मिलाकर इसका जो टोटल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) होता है और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², ठीक है। ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रखो, कोई भी सवाल को सॉल्व करने का, देखो कोई भी सवाल सॉल्व करने का, किसी भी कार्य करने का एक टेक्निक होता है, ठीक है। उस टेक्निक के माध्यम से अगर आप करोगे, या फिर जैसे मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी जैसे शॉर्ट ट्रिक वगैरह लोग कहाँ से बनाते हैं, क्या होता है कि जब किसी सवाल को आप बार बार लगाते हैं, उसके मेथड को काट पीट के छोटा करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं, तो लास्ट में एक ऐसा स्टेप आपको मिल जाता है कि जो स्टेप ट्रिक की तरह यूज होने लगता है, ठीक है। तो कहीं अलग से बनकर नहीं आता है, यहीं सबसे आता है, ठीक है। देखिए कोई भी कार्य है, अगर कोई भी कार्य आपके सामने है, अगर कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है या किसी प्रकार की कोई आपको समस्या आ रही है, तो कार्य करने का तरीका बदला जाता है, कार्य नहीं बदला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बदलो, क्वेश्चन बदलने से आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला है। अगर पेपर में आ गया तो तब तो जाएगा ना, कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। अर्थात अगर क्वेश्चन हमको सॉल्व करने के लिए नहीं आ रहा है या किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, तो हमको क्वेश्चन नहीं बदलना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बदलना है, ठीक है। इसको ध्यान रखते हुए अगर आप सॉल्व करेंगे, और कितनी भी बार आपको प्रयास करना पड़े, किसी भी प्रश्न को लेकर कितनी भी बार प्रयास करना पड़े, तो क्या जाता है अपना, अगर एडिशन ये सोचते 1199 बार प्रयास करने के बाद ये सोचते कि अब हमसे नहीं होगा, अगर वो 1200वीं बार प्रयास ना करते तो क्या बल्ब बनता नहीं। कहा जाता है कि एडिशन 1200 बार प्रयास किए थे तब जाके बल्ब बना था, है ना। अगर वो 1199 बार प्रयास करने के बाद ये सोचते कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ये चीज़ नहीं हो जाता, अपने कार्य को, अपने मंजिल को बदल देते, तो क्या आज दुनिया में बल्ब होता नहीं होता। इसी तरीके से होता है। आप ये मत सोचिए कि ये प्रयास हमारा अंतिम है, प्रयास कभी भी अंतिम नहीं होता है। प्रयास जब भी आप करोगे कुछ ना कुछ आपको सिखा कर जाएगा, ठीक। आगे के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, कह रहा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, एक शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, जो उसी त्रिज्या वाले, जो उसी त्रिज्या वाले जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अर्धगोले पर अध्यारोपित, अर्धगोले पर क्या है अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई
इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ठीक है। दिया है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है, एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक अर्धगोले पर क्या अध्यारोपित है? एक शंकु। शंकु कैसा होगा? ऐसा, ठीक। ऊपर शंकु है अर्थात बड्डे टोपी की तरह, और नीचे क्या है? अर्धगोला कटोरी की तरह, ठीक है, वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर, ठीक। ये संपूर्ण ऊंचाई होगी। उसके बाद फिर कह रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस खिलौने का हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक बात बताइए कि अगर इस अर्धगोले पर यह शंकु स्थित है, ठीक है, एक खिलौना त्रिज्या इतना, ठीक है, इस अर्धगोले पर यह शंकु अध्यारोपित है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर हम शंकु की बात करें तो ये किनारे किनारे वाले की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर ये भी इसी में ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन हम ऐड कैसे करेंगे? क्योंकि ये वाला जो तल है, ये वाला तल एक अर्धगोले पर रखा हुआ है ना, एक अर्धगोले पर। अगर एक अर्धगोले पर रखा हुआ अर्थात ये वाला तल तो बचा ही नहीं, ये वाला तल तो बचा ही नहीं, अंदर हो गया ना, ठीक है, अर्थात एक पृष्ठ की तरह। क्या आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर हम अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले का केवल बाहरी भाग अर्थात किनारे किनारे का भाग आपको दिखाई देगा, केवल बाहरी भाग आपको दिखाई देगा। बाहरी भाग दिखाई देने का मतलब ये वाला बाहरी भाग केवल दिखाई देगा, और बाहरी भाग जो दिखाई देगा वो होगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात 2πr² होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर ऊपर का भाग इस अर्धगोले के ऊपर का भाग खुला होता तो ये भी उसी में जुड़ जाता। ये क्या होगा भाई? एक वृत्त के आकार का है, πr² होगा, और प्लस में किनारे किनारे क्या होता है? 2πr²। तब दोनों जुड़ जाता है, क्या हो जाता है? 3πr² हो जाता है। लेकिन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ ऐसा है कि ऊपर वाला जो पृष्ठ है, शंकु के माध्यम से ढक दिया गया है, वो आपको दिखाई नहीं देता, अर्थात एक पृष्ठ की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। जैसे देखिए, आपको कह रहा है कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है? आपको 3.5 सेंटीमीटर वाला। ये त्रिज्या कितनी है? 3.5। जितनी त्रिज्या होती है वही अर्धगोले की ऊंचाई भी होती है, ये भी 3.5 ही हो जाएगा। पूरी क्या है आपके पास ऊंचाई? 15.5। अगर उसमें से 3.5 हम निकाल दें, 3.5 निकाल दें तो बचेगा क्या? इतना क्या बचेगा? 15.5 में से 3.5 हटाएंगे, क्या आ जाएगा? 12। अर्थात शंकु की ऊंचाई कितनी होने वाली है? 12। ये 12 क्या है आपको? ये 12 क्या है आपको? ये इस शंकु की क्या है? ऊंचाई है। इस शंकु की क्या है? ऊंचाई। 12 क्या है? शंकु की ऊंचाई, ठीक है। अगर हम बात करें शंकु की तो शंकु की ऊंचाई क्या है? 12। त्रिज्या क्या है? त्रिज्या r बराबर कितना है? जो अर्धगोले का है वही शंकु का, अर्थात 3.5 सेंटीमीटर। और एक चीज, अब हमको निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हमने बताया कि हमको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l। क्या होता है? πr_l। r जहाँ क्या होता है? त्रिज्या होता है, और यल क्या होता है आपका? स्लैंट हाइट होता है, अर्थात तिरछी ऊंचाई होती है। क्या होता है? तिरछी ऊंचाई, ठीक। अब यहाँ देखिए, अब अगर आगे इसको सॉल्व करें, स्लैंट हाइट होती है, तिरछी ऊंचाई हमको निकालना है। हमको तिरछी ऊंचाई नहीं दी गई है। हमने कल आपको फार्मूला बताया था कि l² बराबर होता है h² प्लस r², ठीक है। l² बराबर h², h का मान कितना है? 12। 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस r² अर्थात 3.5 का, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। 12 का वर्ग 144 होता है, 3.5 का वर्ग करेंगे, 3.5 का, इसको दो भागों में बांट दें तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25, और 3 के आगे क्या आता है? 4। 3 चौके क्या हो जाएगा? 12। दशमलव के बाद अगर एक अंक है तो वर्ग करने के बाद दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे, अर्थात 12.25 12.25 हो जाएगा, ठीक। l² बराबर हो जाएगा 144 और 12 156
156.25, 156 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये यल स्क्वायर है, लेकिन हमको यल चाहिए, अर्थात दोनों पक्षों का हमको वर्गमूल लेना पड़ेगा। दोनों पक्षों का जब वर्गमूल देखिए, यल स्क्वायर का वर्गमूल तो यल हो जाएगा आसानी से, लेकिन 15.25 का हमको वर्गमूल निकालना है, 156.25 का अगर हमको वर्गमूल निकालना है तो दशमलव के बाद 2 अंक है ना, दशमलव के बाद 2 अंक है, इनको हटा दीजिए। वर्ग करते हैं तो दशमलव के बाद अगर 1 अंक हो तो 2 अंक हो जाता है। ऐसे ही जब वर्गमूल लेंगे तो उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद 1 अंक बचेगा। अब इसका हमको वर्गमूल लेना है, ले लीजिए, 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 10, 55 25, 625 पंचे 3125, 125 पंचे 625, 25 पंचे 125, 5 पचे में 25, 5 एकम 5, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 5 पच्चे 25, 25 पंचे क्या हो जाएगा 125। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं, जब वर्गमूल अगर वर्ग करते तो दशमलव के बाद 4 अंक हो जाता, ठीक है, लेकिन अगर वर्गमूल लेंगे तो दशमलव के बाद कितना बचेगा, 1 ही अंक बचेगा, ठीक है। एल बराबर कितना हो गया 12.5, एल बराबर क्या गया 12.5। अब आपको निकालना है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये आपको निकालना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ से पाई और आर कॉमन कर लें, हम पाई और आर कॉमन कर लें, पाई आर कॉमन हुआ, यहाँ क्या बचा एल, प्लस यहाँ से एक पाई एक आर कॉमन हो गया तो 2 बच गया, और एक आर कॉमन हो गया, एक आर बच गया। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। त्रिज्या आपको क्या दिया गया है आपके प्रश्न में 3.5 दिया गया है। उसके बाद फिर ब्रैकेट में एल प्लस आर, एल क्या निकाले हो अभी 12.5 और आर क्या है आपके पास 3.5, ठीक। अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, इसको आगे हम लोग सॉल्व करें तो हमको ये मिल जाएगा, देखिए 7 पचे में 35, 0.5, 0.5 का देखो कैलकुलेशन करने का सबसे सही तरीका ऐसे ही चीज़ें होती है। जैसे देखो 22 का गुणा 0.5, 0.5 का मतलब होता है आधा, कैसे बटा 1 मान लो, दशमलव हटाओगे 1 0, 5 बटे में क्या हो गया 10, 5 एकम 5, 5 दूना क्या हो गया 10, 1/2, अर्थात 0.5 का मतलब 1/2 कर देना, अर्थात 22 का गुणा 0.5 में करेंगे, अर्थात 22 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 11। देखिए किसी भी संख्या में अगर आधा गुणा करोगे तो आधा ही तो हो जाएगा वो, ठीक है। अब 22 का गुणा 0.5 में करने का मतलब क्या हो जाएगा 11 आपको मिल जाएगा, और 12.5 में 3.5 जोड़ेंगे तो 12 और 3 15 और एक क्या हो जाएगा 16, 16 का गुणा अगर 11 में कर दें तो क्या हो जाएगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको मिलने वाला है क्या, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसी तरीके से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। आगे जो प्रश्न आपके दिए गए हैं, चौथा क्वेश्चन, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। एक अर्धगोला रखा है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है।
अर्धगोले का अर्धगोले का अधिकतम अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। पहला चीज तो ये देखना है, और दूसरा चीज कह रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार अर्थात घन के आकार का, कुछ ऐसे ही घन ऐसे ही होता है। इसके ऊपर क्या किया गया है, एक अर्धगोला रखा गया है। मान लीजिए अर्धगोला, मान लीजिए इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, देखिए इसका जो अधिकतम व्यास हो सकता है जो इस घन की भुजा है उतना ही हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा अगर हम कर देंगे तो ये घन के बाहर आ जाएगा कि नहीं, बाहर आ जाएगा, आ जाएगा, और इसी के ऊपर हमको रखना है। तो सबसे पहली चीज़, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर। अगर व्यास 7 हो जाएगा तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या हो जाएगी आपको 7/2, 7 का आधा। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। ठीक है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक बात ध्यान से देखें, यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम इसका निकालेंगे, लेकिन इसके सभी पृष्ठ तो खाली हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी पृष्ठ क्या है, खाली हैं। लेकिन एक पृष्ठ पर क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है। अगर एक पृष्ठ पर इसके अर्धगोला कुछ इस तरीके से रखा हुआ है तो जितने में रखा हुआ है ये पृष्ठ तो हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये इस पृष्ठ में नहीं गिना जाएगा, ये इसके पृष्ठ में नहीं गिना जाएगा। और नीचे का भाग क्या होगा, वृत्त के आकार का, अर्थात πr²। किस आकार का होगा, πr² के आकार का होगा। अर्थात जो बेलन का संपूर्ण जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसमें से हमको πr² निकालना पड़ेगा। πr² क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पृष्ठ अब ढका जा चुका है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल, जो पृष्ठ ढक जाता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं मान्य होता है। ठीक है, अब ये भाग तो ढक गया। मान लीजिए कि कोई माचिस की डिबिया है, ठीक है, या कोई घन के आकार का कोई वस्तु है आपके, ठीक है, आपके घर में, उस पर कोई कटोरी रख देते हो तो जितने भाग में रखा हुआ है क्या वो दिखाई देगा, नहीं। अगर वो दिखाई नहीं दे रहा है तो वो पृष्ठ में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, अर्थात वो कितना भाग नहीं दिखाई देगा, कटोरी किस आकार का होगा, वृत्त के आकार का, अर्थात एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उतना क्षेत्रफल नहीं दिखाई देगा, उतना क्षेत्रफल नहीं दिखाई देगा। लेकिन कुछ क्षेत्रफल और बढ़ जाएगा, जो दिखाई देगा क्या, कटोरी के ऊपर का जो भाग होगा, कटोरी के ऊपर, वो कटोरी अब अर्धगोले की तरह बिहेव करेगी, एक अर्धगोले की तरह बिहेव करेगी। अब जब ये अर्धगोले की तरह बिहेव करेगी तो नीचे का भाग तो नहीं हो सकता, लेकिन ऊपर वाला भाग आपको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब एक पृष्ठ अलग से बना रहा है जो इसी में जुड़ा हुआ है। अब ये अर्थात ये किनारे का, अर्थात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। ठीक है, अर्थात 2πr² तो जुड़ जाएगा क्योंकि एक पृष्ठ बढ़ रहा है, लेकिन नीचे का पृष्ठ घट जाएगा क्योंकि ये ढका जा चुका है, ये पृष्ठ मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब हमको निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर वक्र नहीं लिखा है या पार्श्व नहीं लिखा गया तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माना जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आपके पास हो जाएगा अर्धगोले का, एक मिनट, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से कौन सा भाग निकाल रहे हैं, जो भाग कटोरी से ढका हुआ, क्या, πr², ये भाग निकालेंगे और जोड़ेंगे क्या, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
ये हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, अब आगे अगर इसको सॉल्व करें हम लोग, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 1 है। ठीक है, ये हो गया 6a² अर्थात भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या दिया गया, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1πr², 2πr²। चिन्ह विपरीत है, घट जाएंगे भाई। 1πr², आप कर्जे में थे, 2πr² आपके पास आ गया, तो 1πr² दे दोगे तो भी आपके पास 1πr² बच जाएगा। ठीक है, प्लस में बचेगा। ठीक है, बराबर ये हो गया 6 × 7 का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 r²। आर क्या मिला है आपको, 7/2। जिस भी संख्या का स्क्वायर होगा उसका 2 बार हम गुणा कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4, 1 7 से 1 7 कट जाएगा, 2 11 22। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 49 छक्का कितना हो जाएगा, 6 9 54 और 6 चौके 24 और 5 29 प्लस। ठीक है, ये आपको बचा है 11 और 7, 11 सत्ते क्या हो जाएगा, 77 और बटे में नीचे क्या बचा, 2 बचा, 294 प्लस 77 का बटा 2 मतलब 77 का आधा क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10। अगर इन दोनों को जोड़ दें आपस में तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 0.5 उधर ही रह जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा और 9 3 12 1 क्या हो जाएगा, 13 और 2 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपको क्या मिल जाएगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। आपको किसी भी प्रकार के किसी भी चैप्टर में समस्या होती है तो आप जरूर संपर्क कीजिए या जरूर कमेंट कीजिए कि हमको इस चैप्टर में या इस प्रश्न में, ठीक है, आप चैप्टर बोलिए कि इस चैप्टर के इस प्रश्न में आपको समस्या हो रही है, वो आपको सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। और एक चीज़, अगर आपको हमारे द्वारा डाले गए वीडियो पसंद आते हैं या आपको अच्छे लगते हैं, किसी भी तरीके से हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए या अपनों के पास शेयर कीजिए जिसका आप भला चाहते हैं, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।